नमस्कार साथियों। 23 अगस्त 2023 की वो तारीख जब 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। हमारा चंद्रयान जो तीसरा था मिशन, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हमारा तिरंगा लहराया तो पूरी दुनिया ने इसरो का लोहा माना। ये हमारे वैज्ञानिकों की जीत थी और हमारी तकनीक और हमारे विज्ञान की बहुत बड़ा ये प्रभाव था पूरी दुनिया पे। लेकिन जश्न के इस माहौल में सोशल मीडिया पर एक और कहानी वायरल हो रही थी। एक ऐसी कहानी जो दावा करती है कि भारत का स्पेस प्रोग्राम आज का नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। क्या ये सच में इतना पुराना प्राचीन है? क्या हमारे जो पूर्वज थे उनके पास सच में उड़ने वाले विमान, अंतरिक्ष में जाने की तकनीकें थी? ये बहुत बड़ा प्रश्न बनता है। तो आइए हम इसी दावे की तह तक जाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर दावा ऐसा लगता है ना, कि वो सच है और क्या गलत है, लेकिन ये हमारे भारत के गौरव से जुड़ता है और विज्ञान का सच है। तो बने रहिए जिज्ञासा के साथ। दोस्तों, इसरो की हाल की सफलताओं ने हम सब में एक नया आत्मविश्वास भर दिया है। अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, इन सभी पर गर्व करने की लहर दौड़ गई है। और इसी गर्व की भावना से ये सवाल उठता है कि जब आज हम इतने काबिल हैं तो क्या हमारा अतीत भी उतना ही गौरवशाली था? क्या सिर्फ इतिहास का सवाल है? ये सिर्फ इतिहास का ही सवाल नहीं बल्कि हमारी पहचान, हमारे भविष्य की कहानी है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं हजारों साल पहले से, जब वो दौर था जब दुनिया के ज्यादातर लोग धरती को चपटा मानते थे। पूरे संसार जहां चपटा मानते थे, वहीं हमारे ऋषि मुनि ऋग्वेद में ब्रह्मांड और आकाशीय घटनाओं को लिख रहे थे, उनका दस्तावेजीकरण कर रहे थे। ये सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, ये हमारे विज्ञान की पहली किरण थी। फिर आते हैं हमारे असली स्पेस हीरो आर्यभट्ट। आज से 1500 साल पहले इस महान वैज्ञानिक ने अपनी किताब आर्यभट्टी में ये बता दिया था कि पृथ्वी गोल है, ये अपनी धुरी पर घूमती है। सुनिए, उन्होंने पाई, जो पाई होता है उसकी वैल्यू उस समय बताई थी, उसका जो मान होता है 3.146 ऐसे करके वो कई स्थानों तक खोज के मनाया था, जो कि वास्तव में इस समय के जो कंप्यूटर होते हैं उनसे गणना की गई तो उसमें मात्र 0.0001 का ही फर्क है। सोचिए उस समय उनकी गणना कितनी आगे थी। न्यूटन से भी 1000 साल पहले हमारे ऋषि मुनि ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की बात की थी। उन्होंने कहा था कि पानी का स्वभाव है बहना, वैसे ही धरती का स्वभाव है चीजों को अपनी ओर आकर्षित करना। ये एक रिसर्च में एक कोई यूट्यूबर है, क्रिएटर, क्लिक करके इस पे प्रमाण दिए हैं और उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से हजारों साल पहले वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, उन्होंने कई सारे प्रमाण दिए हैं। यही नहीं, भास्कराचार्य ने कैलकुलस की नींव रखी और केरल के माधव ने न्यूटन से 240 साल पहले अनंत श्रृंखला, जिसको इन्फिनिटी सीरीज कहते हैं, उसकी खोज कर ली। ये सब गणित की खोजें हैं। ये थी हमारी ज्ञान की परंपरा। गणित और खगोल विज्ञान की एक ऐसी गंगा जो सदियों तक ऐसे ही प्रवाहित रहेगी, बहती रहेगी। गणित और ग्रहों की गणना तो ठीक है, लेकिन क्या इस ज्ञान में उड़ने वाले जहाज और रॉकेट के भी रहस्य छुपे हुए थे? असली कहानी तो अब शुरू होती है दोस्तों। आइए, बात सिर्फ पुरानी किताबों की नहीं है। खुद इसरो के अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ ने एक बयान में कहा था कि विज्ञान के कई सिद्धांत जैसे बीज गणित, वर्गमूल, समय की अवधारणा, वास्तुकला, ये सब वेदों से आए हैं। बाद में अरब देशों के रास्ते यूरोप पहुंचे और पश्चिमी दुनिया की खोज के रूप में सामने रखे गए। देखिए दोस्तों, वास्तव में अभी तक पाई जाने वाली पूरे पृथ्वी पर जो सबसे पुरानी किताब या पुस्तक मानी जाती है या रचना मानी जाती है, वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद कई जगहों से संकलन करके उसमें दिया गया है, कई सारी चीज़ों की उसमें चर्चा है। तो वहाँ की बात हो रही है कि जब आपका पूरी दुनिया में रचना ही नहीं हो रही थी, उस समय इन सारी अवधारणाओं, सिद्धांतों, इन सब चीज़ों का उस समय उस पर लिख दिया गया था। यहाँ तक कि महान वैज्ञानिक कार्ल सागन भी मानते हैं कि हिंदू परंपरा में ब्रह्मांड की जो चक्रीय प्रवृत्ति होती है उसका विचार दिया है, जिसको साइक्लिक नेचर बोलते हैं, कि पृथ्वी जैसे घूमती रहती है ना। तीन सारी चीज़ों को बताया है। आधुनिक खगोल भौतिकी से आश्चर्यजनक रूप से ये मेल खाता है। अब वास्तव में देखिए कि पूरे ब्रह्मांड को आप देखेंगे तो वर्तमान जो थ्योरी है उसमें कहा जाता है कि पूरा ब्रह्मांड भी किसी चीज़ का चक्कर काट रहा है और ब्रह्मांड के कोर में बहुत सारे तारे हैं और वो जो तारे हैं वो भी एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, जिसमें बहुत सारे ब्लैक होल्स हैं, उनका चक्कर काट रहे हैं। तो जैसे जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य का चक्कर काट रही है, इस प्रकार ये जो प्रकृति है, चक्रीय प्रवृत्ति, इसकी बात कहीं न कहीं सच मिलती है। और ये आश्चर्य की बात है कि उतना साल पहले, हजारों साल पहले, ये हिंदू परंपरा में ब्रह्मांड की चक्रीय पद्धति या साइक्लिक नेचर का विचार था। तो बहुत सारे
विदेशी वैज्ञानिकों ने भी इसमें काल सागन भी आते हैं। इन्हीं दावों के आधार पर पुष्प विमान वैमानिक शास्त्र की बात होती है। कहा जाता है कि ये ग्रंथ प्राचीन भारत के जो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं कि हवा में उड़ने वाली जो तकनीक थी, इसके सबूत देते हैं। लेकिन विज्ञान तो हमेशा सबूत मानता है, तो चलिए इसका फैक्ट चेक करके देखते हैं कि वास्तव में इसके सबूत हैं या नहीं। आलोचक पूछते हैं कि अगर वेदों में इतनी तकनीक थी तो इसरो रॉकेट बनाने में इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करता। इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब 1974 में मिला, जब भारत के सबसे बड़े विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने वैमानिक शास्त्र की गहराई से जांच की और उनका निष्कर्ष चौंकाने वाला था। दोस्तों, IISc की रिपोर्ट ने साफ कहा कि ये ग्रंथ में बताए गए विमानों के डिजाइन एरोनॉटिक्स के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। वे उड़ तो नहीं सकते, लेकिन अगर वर्तमान में जो कैप्सूल होते हैं जिनमें बैठ के विमान यात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं वापस आते हैं, तो वैसे कैप्सूल की रचना इसमें दिखाई देती है। तो क्या इसमें ऊपर से आने के लिए बने गए वो सारे विमान थे जो ऊपर से उड़कर नीचे आ रहे थे? जैसे इस समय कोई भी वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाता है तो वहाँ से वापस आता है तो एक कैप्सूल में बैठ कर आता है, तो वैसी संरचनाएं मिली हैं। प्रश्न यहाँ पे उठता है कि आखिर में सच क्या है? सच है सिद्धांत और तकनीक का अंतर। हमारे जो पूर्वज थे उनके जो सिद्धांत दिए गए थे वो कहीं ना कहीं हम समझ नहीं पाते हैं। उनके सिद्धांत हो सकता है कि सही हो, जैसे ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया था, इसी प्रकार से आर्यभट्ट ने पूरे पृथ्वी को जीरो और घूमने की बात कही थी। तो इन सारे सिद्धांतों का उपयोग करके रॉकेट बनाने की जो तकनीक इस समय यूज होती है, प्रयोग होती है, विज्ञान ने विकसित की है। तो सोचिए, जब कुछ बातें सही मिलती जा रही हैं, इस पे और ज़्यादा शोध करने की आवश्यकता है। तो अगर विज्ञानों की कहानी सच नहीं है तो ये इतनी वायरल क्यों होती है? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? वजह हमारी आपकी भावनाओं से जुड़ी हुई है। इसकी जड़ें हमारे इतिहास में छिपी हैं। सदियों से विदेशी आक्रमणों, नालंदा जैसे हमारे ज्ञान के मंदिर को जला दिए, हमारी संस्कृत भाषा को फांसी पे धकेल दिया। क्या आप सोचिए, संस्कृत बोलते हैं या समझ पाते हैं? तो जो कि हमारे यहाँ की प्रमुख भाषा थी हमारे देश की, भारत की, लेकिन आज सब एकदम धकेल दिया गया है, दिखाई प्रदर्शित नहीं होता। ये केवल सीमित हो गया है केवल संस्कृत के उन कुछ चुनिंदा लोगों के पास। हमारी ज्ञान परंपरा को अंधविश्वास कहकर खारिज किया गया। आज हम जब सफल हो रहे हैं तब अपने खोए हुए गौरव को फिर से पाने की स्वाभाविक इच्छा हम सब में अपने आप जाग जाती है, और इसी भावनात्मक जरूरत को जो सोशल मीडिया का एल्गोरिदम बहुत तेजी से हवा देता है, हम वही देखना चाहते हैं और मानना पसंद करते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराए। ये एक इको चैम्बर बनते जा रहा है। इको चैम्बर मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट बन जा रहा है, एक ऐसा पर्यावरण बन जा रहा है जिसमें इस प्रकार की चीज़ें बहुत तेजी से फैल जा रही हैं, जहाँ अधूरी और गलत जानकारियाँ भी सच लगने लगती हैं। लेकिन कई बार सच कहानियाँ भी होती हैं। इन झूठ बातों की वजह से क्या होता है कि ये भी छिप जाती हैं, ऐसा लगता है कि ये भी झूठ है। साथियों, तो रास्ता क्या है? क्या हम अपनी विरासत को ऐसे ही भूल जाएं? बिल्कुल नहीं। रास्ता है संतुलन का। हमें अपने असली हीरो जो हमारे पुराने ऋषि मुनि आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, ऐसे जैसे ऋषि मुनियों पर गर्व होना चाहिए, और उनकी जो बातें लिखी गई हैं उन पर रिसर्च करना चाहिए, उन पर शोध करना चाहिए, और उनके वास्तविक काम के लिए उनका हमेशा आभारी रहना चाहिए। और हमें IIT और IISc जैसे संस्थानों को भी बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वो प्राचीन ज्ञान को वैज्ञानिक तरीके से जोड़कर इस पर शोध कर सकें और नए चीज़ों की खोज हो सके, नए हमारे ज्ञानों का सृजन हो सके, रचना हो सके। भारत के जो ऋषि मुनियों की बात है, दोनों के बीच एक सम्मानजनक हाथ मिलाने का बात होना चाहिए। हमें अपनी पौराणिक कथाओं का सम्मान करना चाहिए। हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, लेकिन हमें विज्ञान और मिथक के बीच फर्क समझना होगा। जैसे यूनान अपने दार्शनिकों पर भी गर्व करता है और अपनी पौराणिक कथाओं पर भी, हमें भी अपनी ज्ञान परंपरा और विज्ञान दोनों का सम्मान करना सीखना होगा। दोस्तों, आर्यभट्ट की बुद्धिमत्ता और इसरो की वैज्ञानिक मेहनत, ये दोनों ही हमारी विरासत हैं। एक ने नींव रखी है, दूसरे ने उस पर बुलंद इमारत खड़ी की है। जैसे चंदा मामा पर उतरल चंद्रयान, वैसे ही हमन का पुरखा लोगन का ज्ञान हमन के काम आई, ऐसे ही धीरे धीरे उजागर हो जाई, हमन के लेके आगे बढ़त रहे के। असली गौरव किसी को नीचा दिखाने से नहीं, बल्कि अपने ज्ञान को सही परिप्रेक्ष्य में, सही रास्ते पर आगे रखकर बढ़ने में है। भविष्य का भारत मिथकों पर नहीं, बल्कि सत्य और विज्ञान की ठोस नींव पर बनेगा। आपको क्या लगता है? क्या हमें प्राचीन ज्ञान पर और रिसर्च करनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन अगर ये मेरा प्रयास आपके हृदय को छुआ हो या थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धक लगा हो,
तो इसे हर भारतीय तक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, जाते जाते दो पंक्तियां आपके लिए। ज्ञान की गंगा बहे जहां, ज्ञान की गंगा बहे जहां, सत्य की हो पहचान। गर्व करो विरासत पर, गर्व करो विरासत पर, विज्ञान का भी हो सम्मान। जिज्ञासा बनाए रखें। फिर मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय हिंद।